नमस्कार, मैं पंकज पांडे, देख रहे हैं आप प्राइम न्यूज और हाजिर हूं उत्तराखंड के तमाम ताजा तरीन खबरों के साथ। उत्तराखंड प्राइम के इस बुलेटिन में बढ़ते हैं हेडलाइंस खबरों की ओर। आगामी 30 मई से बीजेपी महाजनसंपर्क अभियान शुरू करने जा रही है, जिसको लेकर पार्टी पदाधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की गई है। वहीं इस बैठक में पहले चरण में प्रभारी महाजनसंपर्क अभियान के तरुण चुग, उत्तराखंड प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, प्रभारी रेखा वर्मा, प्रदेश के सभी सांसद, विधायक, जिला अध्यक्ष, सभी मोर्चा के अध्यक्ष मौजूद रहे हैं। बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी मौजूद रहे। 30 मई से बीजेपी महाजनसंपर्क अभियान की शुरुआत करने जा रही है और इसी को लेकर पार्टी पदाधिकारियों के साथ ये महत्वपूर्ण बैठक हुई है। बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे और ये तय किया गया है कि जैसे पीएम, बता दें आपको कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बने 9 साल हो गए, यानी कि केंद्र में मोदी सरकार के 9 साल 30 मई को पूरे हो रहे हैं और इसी मौके पर महाजनसंपर्क अभियान शुरू किया जा रहा है बीजेपी की ओर से। उन तमाम राज्यों में जहां पर बीजेपी की सरकारें हैं, उन राज्यों में खास तौर से, और जहां नहीं है वहां पर भी जो बीजेपी की इकाइयां हैं राज्यों की, वो अपने स्तर पर महाजनसंपर्क अभियान शुरू करने जा रही हैं। और इस दौरान लोकसभा चुनाव को लेकर कहीं ना कहीं लोगों के साथ एक संवाद स्थापित करने की कोशिश रहेगी, लोगों को बताने की एक कोशिश रहेगी कि क्या अंतर है, क्या बदलाव आया आपके जीवन में जब से मोदी सरकार देश में है, यानी कि पिछले 9 सालों में आपके जीवन में क्या बदलाव आया है। इसका तुलनात्मक रूप से एक अध्ययन किया जाएगा और बताया जाएगा। तो बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए हैं और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी शामिल हुए और यहां पर रणनीति बनी कि कैसे और किस स्तर से, किस तरीके से ये महाजनसंपर्क अभियान चलाया जाए। क्योंकि जाहिर सी बात है कि यदि आप जिला स्तर पर चलाते हैं तो फिर आपको जिला स्तर पर चलाना होगा, फिर आपको प्रखंड पहुंचना होगा, उसके बाद पंचायतों में पहुंचना होगा और फिर गाँव में पहुंचना होगा। वही अगर दूसरी ओर आप अगर सांगठनिक तौर से संपर्क अभियान चलाएंगे तो पन्ना प्रमुख होंगे, पन्ना पर फिर बूथ स्तर पे, फिर मंडल स्तर पे, तो जो सहूलियत हो, जैसे भी तरीके हों उसी हिसाब से। हालांकि क्योंकि बीजेपी का महाजनसंपर्क अभियान है तो ऐसे में कोशिशें वैसी रहेंगी। प्रदेश के बीजेपी का जो संगठन जिस हायरार्की के साथ में है उसी तरीके से ये चीज़ें होंगी। बूथ स्तर पे, मंडल स्तर पे, विधानसभा स्तर पे, फिर लोकसभा स्तर पे, इस तरीके से महाजनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा। देहरादून में इसी को लेकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक बैठक यहां पर हुई है। बता दें आपको कि देहरादून के बीजेपी मुख्यालय में देर शाम पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की अध्यक्षता में प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई। बैठक में महाजनसंपर्क अभियान के कार्यक्रमों की समीक्षा करते हुए तारीखों को मंजूरी दी गई। बता दें आपको कि बीजेपी ने चुनाव की तैयारियों के क्रम में बीजेपी कार्यकर्ता जन से जमीनी स्तर पर काम शुरू करने की बात भी उन्होंने कही है कि वो करेंगे। वहीं बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दावा किया कि अपने कार्यक्रमों के बूते बीजेपी प्रदेश में लोकसभा की सभी 5 सीटों पर जीतकर हैट्रिक बनाएगी। तो जीत का हैट्रिक का दावा पिछले 2014 में भी 5 सीट पर बीजेपी को जीत मिली। 2019 में भी सभी 5 लोकसभा सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार जीते और इस बार भी जीत का हैट्रिक बनाकर बीजेपी का दावा है कि हम हैट्रिक बनाएंगे और इसमें फिर से हमारे 5 लोकसभा सीटों पर बीजेपी के प्रत्याशी जीतेंगे। तो इसी को लेकर कार्य समिति की बैठक देहरादून में आन की दृष्टि से हमारी पदाधिकारी बैठक थी और लक्ष्य एक ही रखा कि उत्तराखंड के अंदर 51% वोट, चाहे वो नगर पालिका चुनाव हो, चाहे हमारे लोकसभा के चुनाव हो, चाहे बागेश्वर का उपचुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी 51% वोट मत कैसे प्राप्त कर सकती है, उस दृष्टिकोण के कार्यक्रम की रचना हमने की है। इसमें हमने मुख्य रूप से अपने सांसदों पर केंद्रित कार्यक्रम का स्वरूप दिया है, क्योंकि अब सांसद लोकसभा का चुनाव है, सांसदों का प्रत्येक विधानसभा में जाना हो, इस दृष्टिकोण से कार्यक्रम किया। 24 तारीख को हमारी जिले की बैठकें हैं जहाँ प्रदेश के पदाधिकारी बैठकों में जाएंगे। वहीं हमारे सांसद और मंत्रीगणों को भी हम भिन्न जो जिले की बैठकें उनमें हमको भेजेंगे। 5 लोकसभाओं के बड़े जो
कार्यक्रम होने हैं, सभाएं होनी हैं, उस दृष्टि से भी उनके स्थान बाकी सब विषय पर हमने यहाँ पर चर्चा की है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार ने 9 सालों का कालखंड पूरा किया है और इस 9 साल के कालखंड में अभूतपूर्व निर्णय लिए गए हैं। ऐसे निर्णय लिए गए हैं जो आम जनता को, सामान्य जनता को, गरीबों को, पिछड़ों को और जो समाज के अंतिम छोर में लोग रहते थे उन सबको जिन योजनाओं की आवश्यकता थी, जिन नीतियों की आवश्यकता थी, जिन कार्यक्रमों की आवश्यकता थी, वो सारे कार्यक्रम इन 9 सालों में देश की जनता को आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के कालखंड में समर्पित किया गया है। तो उन सब को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे, लोकसभा वाइज, विधानसभा वाइज, बूथ सशक्तिकरण, हमारा महासंपर्क अभियान और सरल ऐप के माध्यम से, नमो ऐप को प्रमोट करने के माध्यम से, तो ऐसे अनेकों कार्यक्रम आज संगठन के निर्धारित हुए हैं, उन सबको सफल बनाएंगे। पवन, जाहिर सी बात है कि मोदी सरकार के केंद्र में 9 साल पूरे हो रहे हैं और इसी मौके पर महाजनसंपर्क अभियान चलाए जाने की शुरुआत हुई है। रणनीति क्या रहेगी, मतलब जिला, प्रखंड और उसके बाद पंचायत या फिर बूथ, मंडल और उस विधानसभा, किस तरीके से बीजेपी ने जाने का फैसला लिया है? बिल्कुल पंकज, ये जो बूथ सशक्तिकरण हो या फिर 2024 की तैयारियों को लेकर के मंथन शुरू हो गया है। भारतीय जनता पार्टी ने अब 30 मई से लेकर के 30 जून तक का जो समय है उसको महाजनसंपर्क के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। कल प्रदेश पदाधिकारियों के साथ प्रदेश कार्यालय में बैठक हुई जिसमें सभी प्रदेश के पदाधिकारी मौजूद थे। प्रदेश की जो सह प्रभारी है रेखा वर्मा वो मौजूद थी, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम मौजूद थे, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट मौजूद थे, मुख्यमंत्री स्वयं पुष्कर सिंह धामी भी इस बैठक में मौजूद रहे। वहां पर रणनीति तैयार की गई और आज प्रदेश की कार्य समिति संपन्न हो रही है और अभी यहां पर कार्य समिति चल रही है जिसमें जो महाजनसंपर्क अभियान के राष्ट्रीय संयोजक हैं जो तरुण चुंग, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और इसके साथ ही सभी सांसदों को इस बार बुलाया गया है, सभी विधानसभा के सदस्यों को बुलाया गया है, सभी जो बीजेपी के मेयर हैं उनको यहाँ पर आमंत्रित किया गया है। साथ ही साथ जो प्रदेश कार्यकारिणी के जो सदस्य हैं वो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, प्रदेश पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और इसके साथ ही जिला पंचायत के अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष मौजूद हैं। आज की जो प्रदेश कार्य समिति है उसमें मुख्य रूप से महाजनसंपर्क अभियान ही एजेंडा है जिसको 30 मई से लेकर के 30 जून तक बृहद स्तर पर मनाया जाना है, जिसमें तमाम जनसभाएं आयोजित की जाएंगी, तमाम बूथ स्तर तक कार्यकर्ता पहुंचेंगे और प्रत्येक लोकसभा सदस्य की जिम्मेदारी होगी अपने अपने लोकसभा क्षेत्र में इन कार्यशालाओं के माध्यम से महाजनसंपर्क अभियान को चलाया जाएगा। घर घर तक जाकर के जो 9 साल की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो महत्वाकांक्षी योजनाएं रही हैं, जो ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं, उन ऐतिहासिक निर्णयों को जो जन जन तक पहुंचाना और बूथ स्तर तक लोगों को जनसंपर्क के माध्यम से उन योजनाओं के बारे में जानकारी देना और जो सांसदों के द्वारा जो विकास के कार्य किए गए हैं उनके बारे में जानकारी देना, जो विधायकों के द्वारा जो कार्य किए गए हैं उनकी जानकारी देना, राज्य सरकार और केंद्र सरकार की उपलब्धियों की जनसंपर्क के माध्यम से ये जन जन तक पहुंचाने का जो अभियान है वो 30 मई से लेकर के 30 जून तक चलेगा। हालांकि कुल मिलाकर देखा जाए तो अभी से भारतीय जनता पार्टी 2024 की जो रणनीति है उसके तहत कार्य करने के लिए उन्होंने रणनीति तैयार कर दी है और अभी से अपना जो चुनावी मूड में उतर गई। तो पवन, जिस तरीके से हमने देखा है कि यूपी में भी इसी पैटर्न पे लगातार महाजनसंपर्क अभियान चलेगा 1 महीने तक पूरा, 30 मई से 30 जून तक, और साथ में एक तैयारी ये भी की गई कि सभी लोकसभा सीटों पर भी यानी सभी संसदीय क्षेत्रों में जनसभाएं भी होंगी। तो क्या उत्तराखंड बीजेपी ने भी कुछ ऐसा फैसला लिया है कि अब इसी कड़ी में 30 जून तक हम भी तमाम लोकसभा सीटों पर जनसभाएं भी कर लें? बिल्कुल पंकज, ये सभी लोकसभा क्षेत्रों में एक जो विशाल जनसभा का आयोजन किया गया है जिसमें तमाम वरिष्ठ नेता, किसी रैली में जेपी नड्डा संबोधित करेंगे तो किसी रैली में राष्ट्रीय महामंत्री संगठन वो संबोधित करेंगे, जहां किसी रैली में गृह मंत्री अमित शाह रहेंगे, तो एक रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी कार्यक्रम माना जा रहा है कि एक रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी संबोधित करें। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली तौर पर
देश भर के कार्यकर्ताओं को, बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं को संबोधित करने वाले हैं। लेकिन एक यहाँ पर रैली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी होगी। प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में एक एक बड़ी रैली भी की जाएगी। इसके साथ साथ छोटी रैलियां भी की जाएंगी जिसमें केंद्रीय नेतृत्व मौजूद रहेगा। बहुत शुक्रिया पवन, हमारे साथ जुड़े आप, जानकारी आपने दी और बताया किस तरीके से बीजेपी कार्य समिति की बैठक हुई और कैसे अब आगे महाजनसंपर्क अभियान और जनसभाओं का आयोजन भी किया जाना है। तो पहाड़ों की रानी मसूरी का 200वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस मौके पर टाउन हॉल पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें बतौर मुख्य अतिथि लेफ्टिनेंट जनरल अनिल कुमार भट्ट, पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने शिरकत की। वहीं इतिहासकार, शिक्षकों और प्रोफेसरों ने इतिहास से छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया तो कई लोगों ने कार्यक्रम का बहिष्कार भी किया। उनका कहना था कि इतिहास में प्रमाण है कि मसूरी की स्थापना 1827 में हुई थी। ऐसे में पालिका की ओर से 4 साल पहले स्थापना दिवस मनाया जा रहा है जो गलत है। इस दौरान सतपाल महाराज ने कहा कि मसूरी काफी सुंदर हिल स्टेशन है, यहाँ पर पर्यटन के क्षेत्र में विकास से कार्य करने की जरूरत है। यहाँ के ऐतिहासिक स्थलों का संरक्षण किया जाना भी जरूरी है। उन्होंने कहा कि मसूरी के ऐतिहासिक धरोहरों को बचाना जरूरी है। अगर ये धरोहर खत्म हो जाएंगे तो इतिहास बचेगा नहीं। मसूरी में बाइसेंटेनल सेलिब्रेशंस बनाई जा रही हैं और उसमें हम यहाँ पर शिरकत करने आए हैं। बहुत अच्छा कार्यक्रम है। इसमें यहाँ पर जिन्होंने मसूरी को इस्टेब्लिश किया था, यंग ने, उनके परिवार वाले यहाँ आए हुए हैं और अब यहाँ पर अपना वंशावली बता रहे हैं, क्या क्या काम किए गए। और निश्चित रूप में जो हमारी हेरिटेज है, जो हमारा सुंदर मसूरी है, पहाड़ों की जो रानी है, इसको आगे ले जाना है, टूरिज्म को और बढ़ाना है और यहाँ के स्थलों के संरक्षण करना है। जो हेरिटेज प्रॉपर्टी हमारी है उसका संरक्षण करना बहुत आवश्यक है। कि धरोहर चली जाएगी तो हम इतिहास को याद नहीं कर पाएंगे। मसूरी और जो मसूरी नगर पालिका है, उनके अध्यक्ष को, उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत उनको बधाई, शुभकामना देता हूँ कि उन्होंने 200 वर्ष पूरे होने पर मसूरी का जो इतिहास है और मसूरी के इतिहास के साथ साथ जिन्होंने मसूरी यहाँ बसाई है उन लोगों को भी यहाँ निमंत्रण दिया है। निश्चित रूप से मसूरी जिस समय बसी थी और आज की मसूरी में जो है उसमें गिने चुने गिनती के लोग यहाँ हुआ करते थे, लेकिन आज जो मसूरी है, मसूरी हमारे पूरे भारतवर्ष में जो है मसूरी लोग घूमना चाहते हैं, मसूरी देखना चाहते हैं। तो मसूरी का स्थापना दिवस यहां पर मनाया गया है। और खबर नैनीताल से है, जहां पर नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश के बाद लाल कुआं में रेलवे भूमि से अतिक्रमण हटाने का काम शुरू किया गया है। इस अतिक्रमण कार्यों के खिलाफ इसमें रेलवे और जिला प्रशासन का संयुक्त अभियान चलाया जा रहा है। आपको बता दें कि भारी संख्या में पुलिस फोर्स के साथ जेसीबी और पोकलैंड मशीनों के माध्यम से कच्चे पक्के अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई हुई, लेकिन जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के सख्त रवैया के सामने अतिक्रमण कार्यों की एक नहीं चली। और मुकेश हमारे सहयोगी इस खबर पर पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके। मुकेश, फिलहाल की स्थिति अभी क्या है? अतिक्रमण पर जो बुलडोजर चल रहा है, अतिक्रमण हटाओ अभियान जो चल रहा है, वो कब तक चलेगा और अब तक क्या क्या इसमें कितनी जमीन जो है वो खाली कराई जा चुकी है अब तक? देखिए, नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश के बाद रेलवे प्रशासन और जिला प्रशासन ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की। परसों भी इसमें कार्रवाई की। कल भी इनने लगातार बुलडोजर चलाया और इसमें 300 से अधिक परिवारों को जो मकान है उनको ध्वस्त कर दिया गया। 4000 परिवार जो लोग हैं वो प्रभावित हुए हैं। उनके खाने पीने की व्यवस्था शासन द्वारा कोई मदद नहीं की है। लोग अपने खुले आसमान से जीने में मजबूर हैं। वहीं कार्रवाई रेलवे की जारी है। आज अभी अभियान को थोड़ा रोक रखा है खोज के चलते। दोपहर के बाद यह कार्यक्रम फिर चालू होगा। तो फिलहाल क्या लोगों का विरोध भी देखना पड़ रहा है? यहाँ पर लोगों का विरोध का सामना करना पड़ रहा है प्रशासन को? ये लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। लोग विरोध भी कर रहे हैं, लेकिन भारी फोर्स और प्रशासन के दबाव के आगे उनसे नहीं चलने दी जा रही है। और जो कार्रवाई है बुलडोजर की वो लगातार चलता दिख रहा है, क्योंकि लगातार जो कार्रवाई रेलवे की है वो हमेशा
जो पहले से कहता है कि हमारी भूमि है, लेकिन वह लोग जो कहना है कि हम बरसों पुराने या बच्चे हैं, हमको नजर उठाया जा रहा है, लेकिन ये तर्क की बात है। लेकिन जो जनप्रतिनिधि वो कहीं ना कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं और जो प्रशासन कार्रवाई लगातार जारी है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े आप मुकेश, और जानकारी आपने दी। तो देखिए, अवैध अतिक्रमण पर ये बुलडोजर चला है, प्रशासन का डंडा चला है, और लोगों को पहले भी हिदायत दी गई थी कि आप लोग ये जगह खाली कर दें, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं थे। और ऐसे में तय समय पर जिस तरीके से तय की गई थी तारीख, तब तक लोग नहीं माने, वहां से खुद अतिक्रमण नहीं हटाया, तो इसके बाद प्रशासन ने बलपूर्वक यहां पर अतिक्रमण हटाने का अभियान शुरू किया है। तो 4000 लोगों को बड़ा झटका यहां पर लगा, जो करीब करीब 4000 लोग यहां पर बस चुके थे अवैध तरीके से। तो हाईकोर्ट के फैसले के बाद से अतिक्रमण अभियान चलाया गया, जिसमें रेलवे की भूमि पर अतिक्रमण किया गया था। और देहरादून से खबर यहां पर मसूरी मार्ग पर खोलखेत के निकट एक विशालकाय किंग कोबरा मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं स्थानीय लोगों ने सांप होने की सूचना वन विभाग को दी। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद एक रेस्टोरेंट के टॉयलेट से किंग कोबरा को पकड़ा और दूर जंगल में छोड़ दिया, जिसके बाद इलाके के लोगों ने राहत की सांस ली। वहीं डीएफओ मसूरी ने बताया कि एक दुर्लभ प्रजाति का किंग कोबरा है। इस समय किंग कोबरा का प्रजनन का समय, ऐसे में किंग कोबरा के साथ ही मादा भी हो सकती है। इसके लिए वन विभाग के कर्मचारियों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है। किंग कोबरा उत्तराखंड में पहली बार साल 2006 में नैनीताल जिले के भवाली फॉरेस्ट रेंज में दिखा गया था। मसूरी के रेस्टोरेंट से अब इसे निकाला गया है। तो बहुत ही दुर्लभ इसे माना गया है। लगभग ये आपका लगभग 7 फीट के आसपास ये रहा होगा, और जो है काफ़ी दुर्लभ प्रजाति मानी जाती है, क्योंकि ये वल्नरेबल में इसको स्पीशीज़ को देखा जाता है। और अभी जो ये देखा गया है मोस्टली जो है, चूँकि मई के महीने में इनकी नेस्टिंग सीज़न होती है, जो एक तो ये हो सकता है कि एक फीमेल कोबरा रही होगी, क्योंकि वो इस समय जो है आपके मई के महीने में वो नेस्टिंग के लिए एक सेफ जगह खोजती है, जहाँ पे वो अपना नेस्ट वगैरह बनाते हैं लीफ पत्तियों से, और फिर उसमें अंडे देते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली एक ये फीमेल प्रजाति का ये सांप था। तो देखिए, 2006 में आखिरी बार यहां पर कोबरा देखा गया था, इसलिए बहुत ही कुतूहल का विषय भी था ये। आमतौर पर इस इलाके में ये कोबरा बहुत ही कम मिलता है, दुर्लभ तरीके का है। हालांकि रेस्क्यू टीम यहां पर पहुंची और इस कोबरे को ले जाकर वापस से जंगल में छोड़ा गया। हालांकि एक जानकारी ये भी आ रही है कि ये प्रजनन का वक्त होता है किंग कोबरा का, तो ऐसे में मादा किंग कोबरा के होने के भी आसार वो भी आसपास कहीं हो सकती है, ऐसा माना जा रहा है। तो देखिए कैसे हड़कंप मच गया था जैसे ही इसके एक रेस्टोरेंट में होने की जानकारी पहुंची। लोग एकदम भयभीत हो गए थे। बाद में इसके बाथरूम से वन विभाग की टीम की जो रेस्क्यू टीम थी वो कोबरा को अपने साथ लेकर गई और इसे जंगल में छोड़ा गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने शुक्रवार को एक चौंकाने वाला फैसला लिया। उसने अचानक से 2000 रुपए के नोटों को चलन से वापस लेने की घोषणा कर डाली। आरबीआई ने कहा है कि लोग 23 मई से लेकर 30 सितंबर तक 2000 रुपए के नोटों को खातों में जमा कराएं या फिर बैंकों में जाकर बदल लें। बैंकों के अलावा लोग आरबीआई के 19 क्षेत्रीय कार्यालयों में भी 2000 रुपए के नोट बदल सकते हैं। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि 2000 की नोटबंदी भी केंद्र सरकार का बेहतर कदम है। साथ उन्होंने ये कहा कि काला धन रखने वालों ने 2000 के नोट काले धन के रूप में अपने पास कैद रख लिया था, लेकिन अब शायद उनकी खैर नहीं, अब उन्हें वापस निकालना ही पड़ेगा उन नोटों को।
जो देश के हित में है वो हमारी सरकार करती है और परिणाम उसके अच्छे ही आते हैं हमेशा। सर क्या लगता है जो जमाखोरी और भ्रष्टाचारी, उस पर लगाम लगेगी इस बड़े कदम से? बहुत कुछ लगी है पहले भी, और चिल्लाने वाले आज भी चिल्ला ही रहे हैं। कई लोगों के नोट सड़ गए, कई लोगों के नोट जमीन दोज हो गए, कई लोगों ने उस समय नदियों में बहा दिए। वो रिकॉर्डेड नहीं थे, कहीं रिकॉर्ड नहीं था उसका, तो कोई ऐसी बात तो हुई नहीं। लोगों ने सराहा। उसके बाद आपने देखा कि लोग कहते थे कि अगले इलेक्शन का नतीजा बड़ा ख़राब जाएगा। जो 2014 में हमारी सीटें आई उससे काफ़ी बढ़ के हमारी 2019 में आई, और मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं कि 2024 में भारी बहुमत से मोदी जी देश के पुनः प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। तो प्रेस क्लब महानगर रुड़की के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का किसान कामगार मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी सुभाष नंबरदार ने फूल मालाओं से स्वागत किया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से डॉक्टर व्यक्ति के जीवन की रक्षा करता है, उसी तरह से पत्रकार समाज को नया रूप देता है। पत्रकार समाज की अनेक समस्याओं के निराकरण के लिए अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अपने काम को वो करते हैं। हर पत्रकारों के सामने कई कठिन परिस्थितियां भी आती हैं, लेकिन कलम के सिपाही अपने कर्तव्य पथ से कभी विमुख नहीं होते। उन्होंने सरकार से मांग करते हुए कहा कि पत्रकारों की सुरक्षा के साथ साथ उनकी मदद के लिए भी काम करें। तो प्रेस क्लब के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का यहां पर स्वागत किया गया। कामगार मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इनका स्वागत किया और कहा कि पत्रकार बिना किसी डर, बिना किसी झिझक के काम करते रहे, और ये समाज का वो आईना है जिसमें सरकार को आईना दिखाया जाता है। तो समाज का आईना है ये पत्रकार। समाज की सारी समस्याओं को वो कहीं ना कहीं सरकार तक पहुंचाते हैं, जिसके बाद सरकार की नींद खुलती है और वो सरकार फिर काम करती है। वरना अगर पत्रकार ना हो तो शायद किसी भी क्षेत्र में विकास की किरण तक ना पहुंचे। देहरादून में ये खबर, जहां पर रुड़की में पत्रकार को, जो नवनिर्वाचित प्रेस क्लब के पत्रकार हैं, जो पदाधिकारी बने हैं, उनका स्वागत किया गया है, उनका सम्मान किया गया। और इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला प्राइम न्यूज पे लगातार जारी, तो आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।